और अब खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के वर्चुअल शिखर सम्मेलन की मेजबानी की और इसे संबोधित भी किया। यहां पीएम मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मुद्दा उठाया। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इस्तेमाल करते हैं और आतंकवादियों को आश्रय देते हैं। SCO को ऐसे देशों की निंदा करनी चाहिए। बैठक में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सहित अन्य सदस्य देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे। यह आवश्यक है कि SCO का मूल फोकस मध्य एशियाई देशों के हितों और आकांक्षाओं पर केंद्रित रहे। एक्सेलेंसी, आतंकवाद क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति के लिए प्रमुख खतरा बना हुआ है। हम चुनौती से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई आवश्यक है। आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी अभिव्यक्ति में हो, हमें इसके विरुद्ध मिलकर लड़ाई करनी होगी। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। SCO को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसे गंभीर विषय पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। टेरर फाइनेंसिंग से निपटने के लिए हमें भी आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए। और प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा है इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मनोज कौल, एडिटर इनपुट JNK। मनोज जी, प्रधानमंत्री ने नाम तो नहीं लिया पाकिस्तान का, लेकिन सब कुछ कह दिया, साफ साफ कह दिया। क्या मैसेज पहुंच चुका होगा, पहुंच गया है, और क्या संदेश बिल्कुल साफ नहीं है? बिल्कुल विशाल, आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री ने बिल्कुल नाम नहीं लिया, लेकिन बिल्कुल संदेश पहुंच गया है। जिन देशों के साथ वो बात कर रहे थे उसमें वो देश के रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे, उनके वजीर आजम भी थे, जिनके बारे में उन्होंने कहना चाहा था और वो कह दिया, साफ कह दिया ये कि जितने भी जो भी मुल्क हैं, जो भी देश हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उसकी आलोचना करनी चाहिए। उसको जो SCO के देश हैं, सदस्य देश हैं, उन सबको उसमें दोहरे मापदंड नहीं अपनाने चाहिए। यानी एक तरफ तो उन्होंने सीधा एक निशाना साधा पाकिस्तान को, पाकिस्तान लोग देशों के SCO के जो देश हैं उनको ये साफ संदेश दे दिया कि पाकिस्तान भारत में आतंकवाद फैला रहा है, और साथ ही चाइना को भी एक मैसेज दे दिया कि अगर आप पाकिस्तान के साथ दोस्ती करते हैं और पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवाद फैलाया जा रहा है उस पर आप कोई बात नहीं करते हैं तो ऐसा नहीं चलेगा। सब देशों को मिलकर एक आवाज में आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो टेरर फाइनेंसिंग चैनल्स हैं वो चैनल्स भी बंद की जानी चाहिए, उसकी जरूरत है। यानी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने SCO के इजलास से, जहां उन्होंने ये कहा कि ये जो फोरम है इसमें जो जितने भी देश हैं उनकी तरक्की को आगे बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन साफ संदेश दिया कि जो आतंकवाद है, आतंकवाद के खिलाफ सबको मिलजुल के आगे बढ़ना पड़ेगा। पाकिस्तान का नाम उन्होंने नहीं लिया जैसा कि आपने कहा, लेकिन सीधा निशाना उनका पाकिस्तान ही था, क्योंकि पाकिस्तान ही, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो बाकी रियासतें हूँ हिंदुस्तान की, वहां पर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, आतंकवाद को आगे बढ़ा रहा है, आतंकवाद को हवा दे रहा है। और वहीं चाइना जो पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाए हुए है, और चाइना के साथ लगातार ये कोशिश की जा रही है भारत की तरफ से कि जो आतंकवादी चाहे वो पाकिस्तान में है या कई और देशों में है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमने देखा कि हाल ही में चाइना ने ब्लॉक किया था जब एक आतंकी को पकड़ने की या आतंकी को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी, और उसमें चाइना ने यह कहा था कि उसमें वो अड़चनें उन्होंने पैदा की थी।
चाइना की तरफ से अड़चनें पैदा की गई थी। तो साफ आज नरेंद्र मोदी ने यह जवाब दिया, एक कड़ा संदेश दिया है कि जो लोग आतंकवाद फैलाते हैं और जो लोग आतंकवाद के खिलाफ चुप हैं, जो आतंकवाद के खिलाफ बात नहीं करते, जो पाकिस्तान की तरफ से चलाए जा रहे आतंकी संगठनों के बारे में कोई खुलकर उनकी मजम्मत नहीं करता, उनकी कंडेमनेशन नहीं करता, उनको ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा जो देश है, पूरा जो विश्व है वो आतंकवाद के खिलाफ आज उठ खड़ा हुआ है। तो ऐसे में आज का जो भाषण था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो एक साफ संकेत था पाकिस्तान को, वो साफ संकेत था उन ताकतों को जो पाकिस्तान को इस बारे में समर्थन करते हैं, खासतौर पर चाइना पर उनका निशाना था। उन्होंने साफ शब्दों में ये बताया कि आतंकवाद के खिलाफ सबको मिलजुल कर आवाज उठानी पड़ेगी और ये साफ संदेश गया होगा, क्योंकि उनके रिप्रेजेंटेटिव जैसे चाइना के प्रेसिडेंट वो भी उस मीटिंग में मौजूद थे, उन्होंने भी वो भाषण सुना। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ वो भी उस मीटिंग में मौजूद थे, उन्होंने भी भाषण सुना। तो खास हम ये कह सकते हैं कि आज एक जो अपॉर्चुनिटी मिली थी एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ बात करने की, उसका पूरा फायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया और दुनिया को संदेश दिया कि भारत आतंकवाद से ग्रस्त है, आतंकवाद के खिलाफ वो खुद लड़ रहा है, उसका मुकाबला कर रहा है, उसमें काफी सफलताएं भी प्राप्त हुई हैं, लेकिन सभी देशों को इसके खिलाफ उठ खड़ा होना होगा। तो ये साफ संदेश है पाकिस्तान को कि उसे अपनी जमीन से आतंकवाद बंद करना होगा और उसके जो समर्थक देश हैं, खासतौर पे जो चाइना जो उसका समर्थन करता आ रहा है, उसके लिए भी कड़ा संदेश है कि अब आगे आतंकवाद पर वो पाकिस्तान का साथ नहीं दे सकता। जी साहब। मनोज जी, एक बात तो बिल्कुल साफ है, ऐसा माना जाता है कि एससीओ में खासतौर से मतलब चीन की भी एक बड़ी भूमिका रही है और ऐसे में चीन की मौजूदगी में, शी जिनपिंग की मौजूदगी में, व्लादिमीर पुतिन की मौजूदगी में, हालांकि वर्चुअली ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन ये मैसेज आपने सही कहा कि न सिर्फ ये कि पाकिस्तान को एक सख्त संदेश है, बल्कि पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी एक मैसेज दिया जा रहा है। मैं आपसे थोड़ा सा और इस पर चाहूंगा कि क्या वाकई इसमें चीन ही नहीं बल्कि एससीओ के तमाम सदस्य देश और साथ ही साथ इस बात को भारत पहले भी कई बार कई फ्रंट पर उठाता रहा है, लेकिन क्या इस बार जबकि भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है और इस अध्यक्षता करते हुए में इस बात को, आतंकवाद वाले विषय को, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म वाले विषय को इतनी प्रमुखता से रखना, क्या अब आपको लगता है कि यह सिर्फ अब कहने की बात नहीं बल्कि इसका असर पड़ने वाला है? जी हाँ, बिल्कुल विशाल, बिल्कुल आपने सही कहा कि भारत चाहे वो यूएन हो, चाहे बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वहां पर लगातार ये मुद्दा उठाता रहा कि जो आतंकवाद है, आतंकवाद भारत के लिए खतरा है। सिर्फ भारत के लिए ही बल्कि विश्व के कई ऐसे देश हैं जहां पर आतंकवाद सर उठा रहा है, जिसकी वजह से दुनिया में अफरा तफरी फैली हुई है। और आज जबकि भारत एससीओ की जब उसका प्रेसिडेंट रहा है, प्रेसिडेंसी एससीओ की थी, तो इस नाते हम ये कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आज कड़ा संदेश था आतंकवाद के खिलाफ, वो उसमें दम ज्यादा था, उसमें एक हम ये कह सकते हैं कि उसका असर ज्यादा हो सकता है। यही वजह है कि जो डिफेंस एनालिस्ट भी हैं उनका ये मानना है कि आज जिस तरह का कड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के उन समर्थकों को दिया है जो उसको आतंकवाद कि आतंकवाद के लिए भी उसका समर्थन करते हैं, उनके लिए कड़ा संदेश है। और ये उन्हें अब ये इस बात पर दोबारा गौर करना होगा कि अगर पाकिस्तान लगातार जिस तरह से वो आतंकवाद को हवा दे रहा है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या बाकी रियासतें हों हिंदुस्तान की, उसको वो बंद करना पड़ेगा। और साथ ही उससे ये भी एक असर उस पर ये भी आ सकता है कि जिस तरह नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि कोई भी इस पर दोहरा मापदंड नहीं हो सकता, यानी सभी देशों को इसके खिलाफ उठ खड़ा होना होगा। तो पाकिस्तान के लिए भी ये एक सोच और फिक्र करने की जरूरत है। एक हम ये कह सकते हैं फूड फॉर थॉट है कि वो 10 बार सोचेगा कि अगर उसने लगातार आतंकवाद को शय देने की कोशिश की तो ऐन मुमकिन है कि बाकी के जो देश हैं, खासतौर पे अगर आज हम बात करेंगे एससीओ के जो मेंबर कंट्रीज हैं, उन पर उनकी तरफ से भी उस पर शिकंजा कसा जा सकता है, उनकी तरफ से भी उसको कंडेम किया जा सकता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो पहले ही अपनी करतूतों की वजह से एक माली बदहाली का शिकार हुआ है, तो ऐसे में पाकिस्तान पर अगर एससीओ के देश भी इस बाबत उसको लताड़ेंगे कि वो आतंकवाद बंद करे, तो पाकिस्तान के लिए और मुश्किलें पैदा हो सकती है। तो ये मनोज जी, बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से इस पर बातचीत करने के लिए। और
और ये बताने के लिए कि किस तरह से भारत ने न सिर्फ ये कि ये बात रखी है बल्कि बहुत ही मजबूती के साथ रखी है, जबकि एससीओ की सदस्यता ही नहीं बल्कि अब अध्यक्षता भारत कर रहा था इस बार। तो ये जो कुछ कहा है वजीर आजम ने, प्रधानमंत्री ने, ये बहुत ही ज्यादा असरदार होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने बेघर और भूमिहीन गरीबों को जमीन मुहैया कराने को मंजूरी दे दी है, जिसमें सरकार ने पीएमएवाई लाभार्थियों को 5 मरला जमीन आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। एलजी ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया है। हालांकि जमीन आवंटन के इस फैसले पर राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार भूमिहीन लोगों को जमीन आवंटित कर जम्मू कश्मीर का जो जनसंख्या अनुपात है, जो डेमोग्राफी है, उसे बदलना चाहती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद हसनैन मसूदी ने कहा है कि यह फैसला चुनी हुई सरकार पर छोड़ देना चाहिए था, जबकि पीडीपी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार राजनीतिक लाभ लेने के लिए गैर स्थानीय यानी जो गैर मकामी है, जो गैर स्थानीय लोग हैं, उनको प्रदेश में बसाने की कोशिश कर रही है। वहीं रविंद्र रैना ने कहा है कि इससे भूमिहीनों को फायदा होगा। एक वास्तविक कठिनाई ये थी कि जिन लोगों के पास जमीन नहीं थी और वो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र थे, माने एलिजिबल थे, तो अभी पिछले दिनों एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में हम लोगों ने निर्णय किया और रेवेन्यू डिपार्टमेंट और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने मिलकर के तय किया और काफी चर्चा करके कैसे लैंडलेस फैमिलीज जो भी हैं जम्मू कश्मीर में, उनको अगर वो एलिजिबल है तो उन्हें हम 5 मरला जमीन देंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि अर्बन में जो भी होमलेस है, हाउसलेस है, उसके लिए कुछ न कुछ स्कीम बनानी है, वो तो जरूरी है। और ये आज की बात नहीं है, पहले 1947 से ये बनाए गए हैं, नई कॉलोनीज बनाई गई है, नई हाउसिंग बोर्ड के जरिए, बाकी इदारे उनके जरिए, अभी देखिए बेमना में है या बाकी जो जहाँ पर भी है, बागी महताब में है, कश्मीर में, इसी तरह जम्मू में है कई, वो तो होता रहा ये काम, ये नहीं कोई नई चीज आज कर रहे हैं, जवाहर नगर वाली है। लेकिन बात यह है कि ये मामला पहले एक पॉलिसी डिसीजन है, छोड़ना चाहिए एक चुनी हुई सरकार। दूसरी बात है, अगर आप बना रहे हैं तो आप इस स्कीम का जो भी इसके बेनिफिशरीज हैं, कौन बेनिफिशरीज होंगे, उसके क्या उनको लवाजमात पूरे करने होंगे, और ये जो अंदेशे आपको दूर करने होंगे आवाम के। अब एलजी साहब ये लेके आए, देखिए एप्रीहेंशंस क्यों नहीं होंगे। अब आप अगर जम्मू में नॉन रेजिडेंट्स को देते हैं, नॉन स्टेट सब्जेक्ट्स को देते हैं, तो इससे तो एप्रीहेंशन लाजमी है। तो एलजी साहब बताएं, क्या ये जो डोमिसाइल है, चलिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्या ये उन्हीं को मिल रही है? अगर नहीं मिल रही है, अगर ये नॉन रेजिडेंट्स को, नॉन डोमिसाइल जो जम्मू कश्मीर के, उनको मिल रही है, तो ये तो फिर हमारी वहदत, हमारी पहचान, जैसे हम कहते रहते हैं पीडीपी, हमारी पहचान, उस पर एक और जर्ब है और कारी जर्ब है। अभी तक ये स्टेप तो अच्छा है कि लैंडलेस लोग उनको जमीन देनी चाहिए ताकि वो अपने गुजर बसर यहाँ पे कर पाए, लेकिन क्योंकि जो जिस ढंग से ये ऑर्डर निकला हुआ है, कई चीज का लुकूना यहाँ पे है, क्लियरिटी इसमें अभी तक नहीं है। क्या वो जम्मू कश्मीर के अवाम को यहाँ पे देंगे जिन्होंने प्रॉक्सी वार से कई मुश्किलातों का सामना यहाँ पे किया है? रिफ्यूजीज यहाँ पे लोग हैं, माइग्रेशन यहाँ पे कई जगह पे हुई है, बॉर्डर पे रहने वाले लोगों को 5 मरले देने की बात यहाँ पे की थी। तो ये अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है और मैं चाहूंगा कि गवर्नर साहब इसमें आकर पूरी क्लियर स्टेटमेंट यहाँ पे दे दे भी किन लोगों को ये देने के लिए यहाँ पे जा रहे हैं। इस बड़े फैसले के लिए हम अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, हमारे देश के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह साहब और जम्मू कश्मीर के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा साहब का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया। और इस खबर पर जो जमीन आवंटित करने का मामला है, इस पर जाहिर है कि अब राजनीति हो रही है, तो इसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। समीर हमारे से जुड़ चुके ज्यादा जानकारी के साथ। समीर, ये एक बात जिस पर विपक्ष जो है, लगभग तमाम विपक्ष एक ही सुर में इसकी मुखालफत कर रहा है, कितना कुछ इसमें है? क्या इसमें जो जिस स्पष्टता की बात एनसी ने उठाई है कि इसमें स्पष्टता होनी चाहिए, ये क्या है? क्यों इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं? देखिए ये बड़ी हैरानी की बात है कि इस प्रो पीपल गरीब लोगों के लिए जो एक पॉलिसी बनी है। पहले मैं बता दूं कि अगर हम पूरे इंडिया की बात करें, पूरे भारत की बात करें, तो सिर्फ जम्मू कश्मीर यूटी ही एक ऐसा
ऐसी जगह थी, ऐसा यूटी था जहां पे ये पॉलिसी नहीं है। अगर हम बाकी स्टेट्स की बात करें, बाकी यूटीज की बात करें पूरे कंट्री में, तो लैंड टू लैंडलेस देने का जो है, लैंड देने का, जमीन देने का, जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन, सरकारी जमीन देने का जो एक प्रोविजन है हर जगह पे है, पॉलिसी हर जगह पे है। जम्मू कश्मीर ही एक ऐसी यूटी है जहां पे नहीं था। और अगर आपको याद होगा जब एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रहा था, उसी बीच हम उस फंक्शन में थे, एलजी मनोज सिन्हा ने यहाँ जम्मू में कहा था कि वो एक ऐसी पॉलिसी ला रहे हैं जिसमें कि जो गरीब लोग हैं जिनके पास जमीनें नहीं है उनको थोड़ी बहुत जमीन मिले ताकि वो अपना मकान, और वो मकान भी हम प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत उनको फाइनेंशियल एड भी देंगे, उनको पैसा देंगे तो वो अपना मकान बनाएंगे। देखिए अगर हम एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव की बात करें तो टोटल इस वक्त जो जम्मू कश्मीर में ऑफिशियली 22.40 लाख मीन्स के 22 लाख और 40,000 लाख कनाल जो है, वो जो जमीन है वो एनक्रोचड है, जिसमें से 15 लाख के करीब जो 15 लाख कनाल जो लैंड है उसको जो रिट्रीव कर दिया गया है। जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चला था आपको याद होगा कुछ महीने पहले, उसमें तकरीबन 15 लाख और 83,000 कनाल की जो जमीन है उसको रिट्रीव किया गया था। तो एलजी मनोज सिन्हा ने उसी टाइम कहा था कि जो जमीन है जिसको हम रिट्रीव कर रहे हैं उसको हम गरीबों में बांटेंगे। और अब क्या है जो आंकड़ा दिखा रहा है कि अगर जम्मू कश्मीर की पूरी बात करें तो तकरीबन 1,99,550 लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना मकान नहीं है। जो फैमिलीज की बात कर रहा हूं, 1,99,550 फैमिलीज ऐसी हैं जम्मू कश्मीर में जिनके पास जमीन, जिनके पास मकान नहीं है। तो ये जो जमीन है ये उनको दी गई है। और अगर रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो गांव में ये जो 1,99,000 है उसमें से 1,83,000 जो लोग हैं वो आपके गांव में फैमिलीज गांव में है, तो उनको जमीन जमीन दी जाएगी। तो टोटल 1,99,550 फैमिलीज को दिया जाए जिनके पास जमीन, जिनके पास घर ही नहीं है, ना जमीन है ना घर है। 1,44,000 ऐसी फैमिलीज हैं जिनको आइडेंटिफाई कर दिया गया है और उनको अप्रूवल भी दिया गया है और उनको जमीन भी दी जाएगी। ये उनमें से 2,711 ऐसे प्लॉट्स हैं, ऐसे लोग हैं, फैमिलीज हैं जिनको प्लॉट मिल चुके हैं। तो एक प्रोसेस विशाल एक बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है कि गरीब को, जो जम्मू कश्मीर में जिसके पास जमीन नहीं है, जिसके पास मकान नहीं है, उसको पहले जमीन दी जाएगी 5 मरला, और 5 मरला जमीन देने के बाद उसको प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत जो फाइनेंशियल एड मिलता है, जो पैसा मिलता है, उससे वो अपना आशियाना बनाएगा। तो जो अपोजिशन का है कि अपोजिशन ये कहती है कि नॉन लोकल उसको मिलेगा, उसमें कोई दम नहीं है। जो सरकार कह रही है, जो सरकारी दावे है और सरकार ये कह रही है कि ये उन लोगों को मिलेगा जिनके पास जमीन नहीं है, जो यहाँ बहुत टाइम से रहते हैं। देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सालों साल से यहाँ पे गांव में रहते थे, किसी की नौकरी करते थे। बात यहाँ पर ये है कि क्या जो एनसी के लीडर ने सवाल उठाया है या दूसरे ने भी कि स्पष्टता क्यों नहीं है कानून में, वो गरीब लोग कौन है जिनको आप देंगे, वो जो गरीब हैं, क्या उसके लिए मैंडेटरी ये होगा कि वो डोमिसाइल यहाँ के होने चाहिए उनको देंगे, या जो बाहर के लोग हैं जो जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल नहीं है उनको देंगे तो किन लोगों को देंगे? 5 साल से जो रह रहे हैं उनको देंगे, जो 10 साल से रह रहे हैं उनको प्राथमिकता मिलेगी? क्या इस बारे में कोई सरकार की तरफ से कुछ ऐसी बात सामने आई है कि उसका कुछ पॉइंटर बनेगा, कुछ उसके रूल रेगुलेशंस बनेंगे? देखिए मैं आपको बताता हूँ, मिसाल सरकार का क्लियर इसमें विजन है, क्लियर कहना है कि जिन लोगों के पास जमीन नहीं है, जिन लोगों को जमीन बनाने के लिए जमीन चाहिए ताकि वो अपने मकान बनाए, वो उनको मिलेगा। और उसमें एक प्रोसेस है, उसमें एक सारी डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंट्स देने आपको यहाँ पे कब से आप रह रहे हो वो चीज देनी है, आपको आधार कार्ड अपना देना है, आपको बहुत सारी और डॉक्यूमेंट्स लवाजमात देनी है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार जिसको चाहे, जो बाहर से यहाँ पे काम कर रहा है तो उसको जमीन देगा। लेकिन बात यह भी है कि जो लोग 20-20 साल से 30-30 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, उनके बच्चे भी यहाँ पे हो गए, उनका यहाँ पे आधार कार्ड है, वोटर आईडी बना है, सारा चीज है, तो उनको तो अगर उनके पास जमीन नहीं है तो उसमें तो उस दायरे में वो आ सकते हैं। लेकिन कोशिश है कि जो गरीब से गरीब लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है, चाहे जम्मू में है चाहे कश्मीर में है, उनको जमीन मिले। और ये एक प्रो पीपल इनिशिएटिव है, एक प्रो पीपल हिस्टोरिकल डिसीजन है। और जिस तरह से
जैसे मैंने कहा सिर्फ जम्मू कश्मीर ही एक यूटी थी जिसके पास ये पॉलिसी नहीं थी, और उसकी वजह से ये जो 1 लाख मैंने बात की 99,550 फैमिलीज थी वो मकान नहीं बना पाए अपना। अगर उनको जमीन मिली होती तो कहीं ना कहीं वो कब का मकान बनाए होते, कब का वो। और एलजी मनोज सिन्हा ने जो कल खास बात कही, उन्होंने कहा कि हर एक को यहाँ पे जम्मू कश्मीर में अच्छी तरह से अपनी डिग्निफाइड लाइफ गुजारने का हक है। उनके बच्चे स्कूल जाएं, उनके पास एक मकान अपना हो और उस मकान में वो अपनी रहन सहन की जिंदगी अच्छी तरह से चलाए, ये हर एक का हक है। और जम्मू कश्मीर में उन्होंने ये भी कहा जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चला था उसमें गरीब लोगों को हमने नहीं छुआ था और हमने उनको टच नहीं किया, और जो अमीर लोग जो इन्फ्लुएंशियल थे, जो जिन्होंने गैर तरीके से अपने कुर्सी का, अपने पावर का, अपने रसूख का फायदा उठाया, तो उस जमीन को जो रिट्रीव किया है उस जमीन में भी बहुत सारा, और उन्होंने याद दिलाया था कि मैंने पहले ही कहा था कि जमीन में जो जमीन है, जो सरकारी लैंड है, उसको सरकार और सरकार कितनी राजनीति होती है, कितनी राजनीति जो है पारा इस पर हाई होता है, और सरकार की तरफ से इसका क्या जवाब आता है कि स्पष्टीकरण अगर क्यों चाहिए विपक्ष को, और चाहिए तो क्यों चाहिए, और स्पष्टीकरण का जवाब सरकार से क्या आता है, ये सब कुछ देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका समेत तमाम बातचीत के लिए, और इसी के साथ फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद 5 का पंच में खबरें जारी रहेंगी। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में फिर बढ़ रहे हैं लंपी वायरस के मामले। एक्टिव मामलों की संख्या जो है वो 400 के आंकड़े को पार कर चुकी है और ये 406 तक पहुंच चुकी है। हिमाचल में लंपी वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और एक्टिव मामलों की संख्या भी बढ़ गई है, 400 को पार कर गई है। पिछले 10 दिनों में हिमाचल प्रदेश में लंपी वायरस के 622 मामले सामने आ चुके हैं। लंपी वायरस से हिमाचल में अब तक 11,000, यानी जब से इस वायरस की शुरुआत हुई है और उसने अपने चपेट में पशुओं को लेना शुरू किया, तब से लंपी वायरस के मामले में हिमाचल में अब तक 11,430 मवेशियों की मौत हो चुकी है। मंडी, किन्नौर और कुल्लू में तेजी से फैल रहा है लंपी वायरस। सीनियर वेटनरी पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर विक्रम एस वशिष्ठ ने कहा है कि प्रदेश में वैक्सीनेशन प्रोसेस जोरों पर है। 23/2022 से ये प्रथम मामला सामने आया था शिमला जिला में। उसके बाद लगभग 6 महीने तक ये बीमारी हमारे 8 या से 10 जिलों में फैल चुकी थी। इसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने भरसक प्रयत्न किया और इसकी नोटिफिकेशन जारी करते हुए एनिमल मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन लगाई, एनिमल ट्रीटमेंट, एनिमल वैक्सीनेशन के लिए भरसक प्रयत्न किए गए। वैक्सीन भी उपलब्ध करवाई गई भारत सरकार और प्रदेश सरकार के प्रयत्नों द्वारा। लेकिन अब ऐसा देखने में आया कि जब जनवरी फरवरी का मौसम जैसे कोल्ड मंथ्स होते हैं उस टाइम बीमारी लगभग खत्म हो चुकी थी। हमारे 2 जिले इससे बिल्कुल अनभिज्ञ थे, हमारा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट और लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। और राजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजेंद्र, ये लंपी वायरस का जो मामला फिर से तेजी से ये बढ़ता नजर आ रहा है, जाहिर है कि चिंता तो बढ़ा दी है इसने किसानों की या पशुपालकों की या वेटनरी से जुड़े जो लोग हैं। सवाल ये कि क्यों ऐसा है, जबकि इसको लेकर पहले भी वैक्सीनेशन हुई थी, तो अब भी फिर ये मामला तेजी से क्यों आ रहा है? विशाल, बिल्कुल। और हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में इससे पहले कभी ही शायद ही ऐसा कोई वाकया हुआ होगा जब किसी बीमारी से इतनी बड़ी संख्या में मवेशियों की मौत हुई है। कैटल्स की जरूर हम बात मान सकते हैं क्योंकि झुंड में रहती हैं भेड़ बकरियां और कई बार कोई तरादसी होती है तो उसमें जरूर उनकी जान चली जाती है। लेकिन इसके अलावा इतनी बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में कभी भी 11,000 के करीब पशुओं की मौत, 11,000 से अधिक मवेशियों की मौत आज से पहले कभी नहीं हुई। और हिमाचल प्रदेश सरकार इसलिए केंद्र सरकार से लगातार मांग कर रही है कि इसको एटलीस्ट हिमाचल प्रदेश में महामारी घोषित की जाए। और जो राहत मैनुअल है 30,000 की बात की गई थी प्रदेश सरकार के द्वारा पूर्व में, जब भाजपा की सरकार हिमाचल प्रदेश में थी तो उस वक्त ये बात कही गई थी कि 30,000 प्रति मवेशी, जिन मवेशियों की मौत हो चुकी है उनके पशुपालकों को 30,000 रुपए प्रति
प्रति मवेशी के हिसाब से राहत राशि दी जाए। हालांकि ये पर्याप्त नहीं है, लेकिन फिर भी जो राहत मैनुअल में प्रावधान थे वो मिलना चाहिए। लेकिन आज तक लगभग हम कह सकते हैं कि 2 साल के करीब का समय होता आ रहा है, लेकिन आज तक ये राहत राशि ना मवेशी ना पशुपालकों के पास पहुंची और ना ही प्रदेश सरकार इस मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष जोरदार तरीके से उठा पाई है। हालांकि बार बार रिप्रेजेंटेशन जरूर दी गई गृह मंत्रालय के समक्ष, लेकिन महामारी इसको घोषित हिमाचल प्रदेश में नहीं किया गया और दिक्कत प्रदेश सरकार की तरफ से भी कोई सहायता, कोई राहत पशुपालकों को नहीं दी जा रही और केंद्र सरकार की तरफ से भी इसको महामारी घोषित नहीं किया गया। तो ऐसे में दोहरी परेशानी में पशुपालक हैं। एक तो बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है। हमने देखा कुछ एक एरियाज जहां पे वैक्सीनेशन हो गई है, चाहे वो शिमला जिला की बात हो या फिर ऊना की हम बात करें, या पहली जो फर्स्ट वेव थी लंपी वायरस की, फर्स्ट वेव के दौरान जहां जहां ये संक्रमण अधिक फैला वहां पर विभाग की तरफ से अधिक फोकस किया गया और वैक्सीनेशन वहां पर बड़ी मात्रा में हो गया, लगभग पर्याप्त मात्रा में हो गया। तो उन जिलों से केस कम आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जहां पे वैक्सीनेशन कम हुआ है या दूर दराज का क्षेत्र हम कह सकते हैं, खासकर मंडी, कुल्लू और चंबा, ये वाला जो क्षेत्र है, यहां पर लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि अब एक्टिव केसेस की संख्या भी लगातार बढ़ना शुरू हो गई और दिक्कत ये आ रही है कि इसको रोक पाना बहुत मुश्किल हो गया है विभाग के समक्ष भी। हालांकि अभी इतना भयंकर रूप नहीं है, लेकिन कैलकुलेटिव रूप में हम देखें तो 11,000 से अधिक पशुओं की मौत हो गई है और अगर आज की रिपोर्ट कुछ देर में जारी विभाग की तरफ से हो गई है तो आशंका व्यक्त की जा रही है कि जो एक्टिव केसेस की संख्या है ये अब 400 से बढ़कर 512 के आसपास पहुंच सकती है। तो ऐसे में अब दिन प्रतिदिन बीमारी सीरियस होती जा रही है, संक्रमण सीरियस होता जा रहा है। अब कैसे अपने कैटल्स को बचाया जाए, कैसे गायों और बैलों को बचाया जाए, ये अब बड़ी चुनौती पशुपालकों के समक्ष भी हो गई है और विभाग के समक्ष भी हो गई है कि अब कैसे इनका उपचार किया जाए, क्योंकि इलाज जिसका कोई संभव नहीं है। जो बीमारी लंपी वायरस से पशुओं को लगती है उसका जरूर ट्रीटमेंट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन कितनी सफलता मिलती है ये भी अभी इसके ऊपर सवाल बना हुआ है। तो लेकिन बात जो भी हो, पर हिमाचल प्रदेश में लंपी वायरस अब दोबारा से सेकंड वेव हम इसको कह सकते हैं कि अब सेकंड वेव तेजी से स्प्रेड हो रही है और उन इलाकों में अधिक स्प्रेड हो रही है जहां पर पहले से ये वायरस नहीं था या पहले जहां पर अधिक मात्रा में वायरस नहीं फैला है। तो ऐसे में दिक्कत अब प्रदेश सरकार के समक्ष भी होगी है, पशुपालकों के समक्ष भी हो गई है और जो स्प्रेड का इस लंपी वायरस के स्प्रेड का मुख्य कारण माना जा रहा है वो मक्खियों को मान रहे हैं, मच्छरों को मान रहे हैं, छोटे छोटे जो कीट पतंगे हैं उनको मान रहे हैं, क्योंकि ये इजीली एक पशु से दूसरे पशु के पास जाते हैं और फिर वायरस स्प्रेड होता है। हालांकि आग्रह जरूर पशुपालन विभाग की तरफ से किया गया है कि अपने जहां जिनके पास 1 या 2 मवेशी हैं वो धुआं जला सकते हैं अपने मवेशियों के आसपास या फिर सफाई का। तो राजेंद्र, देखना ये होगा कि वक्त इसमें कितना और लगता है और किस तरह से इस वायरस के फैलाव को काबू में किया जा सकता है, ये एक अहम बात होगी। और जो आप बता रहे हैं इसे आपदा घोषित करने की बात, इस पर भी सरकार का रुख देखना अभी बाकी है। बहुत शुक्रिया आपका इस पर ज्यादा जानकारी देने की। और इसी के साथ 5 का पंच में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ।